हाँ बच्चों, कहाँ पे थे हम, क्या कर रहे थे? 3B किसकी? NLM। और एक कोलिजन्स वाला क्या करना था? हाँ जी, इसमें कहाँ से करना था मैं? कॉम्प्रिहेंशन से, राइट? बताओ 20 के बाद। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों इससे रिलेटेड एक बार एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, याद करो, कि पहले टेंशन पहले फ्रिक्शन, ये उसी पे बेस्ड है। आप ये सोचो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम फोर्स एफ लगानी शुरू करेंगे राइट साइड वाले ब्लॉक पे, तो क्या होगा? वो किसको ओवरकम करेगी पहले, फ्रिक्शन या टेंशन? फ्रिक्शन को, ठीक है। तो वो पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी। जब फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगी उसके बाद क्या होगा? टेंशन आएगी। और फिर ये वाली टेंशन क्या कर रही होगी? ये इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही होगी, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करें, बिल्कुल इनिशियली बच्चों, क्या होगा जब फोर्स एफ ये नीचे वाली स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही है जिस टाइम पे, क्या उस टाइम पे कोई टेंशन होएगी? अगर कोई टेंशन नहीं है तो इसका मतलब आगे कोई फ्रिक्शन नहीं होएगी। तो मतलब ग्राफ कौन सी ऑप्शंस में से होगा? ए और बी, कि शुरू में तो जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार बच्चों ये वाली स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो गई, मतलब थ्रेड में टेंशन आ गई, तब उसके बाद क्या होगा? अब नीचे वाली फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो और फिर अब तो इसको भूल जाओ। अब इसके लिए फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? वही पहले स्टैटिक बढ़ता जाएगा और फिर जब टेंशन बहुत ज्यादा होगी तो काइनेटिक। तो कौन सा ग्राफ आना चाहिए? ए वाला, है ना। बी वाला क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू पहले सडनली चेंज होएगी और फिर उसके बाद जाके कुछ बढ़ेगी। बट फ्रिक्शन की वैल्यू तो जैसे ऐसे सोचो, क्या होगा? मान लो यहाँ पे जो लिमिट है वो 5 न्यूटन है। जब तक तो फ्रिक्शन 5 से कम है तो क्या होगा? यहीं पे ही काम होता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मान लो फ्रिक्शन 6 हो गई तो क्या होगा? तो 5 तो इसको ओवरकम करने में गई, मतलब सॉरी, F6 हो गया, तो 5 तो यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आएगा, टेंशन में 1 आ गया। तो इस टेंशन के 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ फ्रिक्शन कितनी आएगी? 1 आएगी, तभी ये रेस्ट पे रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन स्टार्ट होएगी वो किससे होएगी? जीरो से ही होएगी ना। ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट IIT टाइप्स क्वेश्चन है। हम्म। अगर ए ऑप्शन में क्या कर रहे हो आप? सेम दिए हैं, हाँ। हाँ
हाँ तो भी आती, तब क्या होता कि एकदम सडनली एक वैल्यू में चेंज आता कि भाई फ्रिक्शन पहले तो µSn लग रही होती, बट जैसे ही ब्लॉक पे मूव करना शुरू किया तो क्या होता, एकदम µKn हो जाती। ये बच्चों समझ गए कि नहीं? आगे हाँ, ये मिसप्रिंट है, जो बॉक्स है उसका मास m डैश होना चाहिए बस। क्या ये क्वेश्चन हुआ बच्चों? आगे हम्म हम्म, क्या आंसर आया था आपका सेकंड में? नहीं, पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस लिखा ना। तो क्या करोगे? स्लोप से देख। थर्ड क्वेश्चन, आपने क्या करना है थर्ड में, ये जो पॉइंट है इसका एफबीडी बना दो। इस पॉइंट के एफबीडी से क्या आएगा, एफ राइट को टी साइड्स पे, तो एफ इक्वल टू 2t cos थीटा आ गया। ठीक है, तो इससे आपके पास टेंशन की वैल्यू क्या बन गई, f/2 cos थीटा। ठीक है, इससे कंपेयर करो, ये जो पॉइंट होगा ये तो थ्रेड पे है ना, मासलेस, तो अगर आप इस पे लिखोगे भी f इक्वल टू m में, तो m तो 0 ही है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन में तो बस एक ये ध्यान रखना है आपको कि सी इधर की एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अगर आप बी की एक्सेलरेशन कुछ भी a मानते हो, ठीक है, तो a की एक्सेलरेशन कितनी होगी, उसकी 2a होगी, है ना। और टेंशन अगर यहाँ t है तो यहाँ t/2 होगी, या उल्टा कह लो यहाँ t है तो वहां 2t होगी, बस वो ध्यान रखना है। हाँ बट उससे क्या एडवांटेज हो रहा है हमें, हाँ हाँ वो तो एक ही बात। आगे बच्चों, ये सिक्स्थ का आंसर बच्चों सी आएगा शायद, इज इट, यही दिया हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ थी इसमें शायद, सी है क्या, ठीक है, सिर्फ सी। सेवेंथ, क्या कह रहे थे सेवेंथ में, देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन का यहाँ पे कोई काम नहीं था, ये अभी ये वो हम जनरली यूज करते हैं वर्क एनर्जी में, जैसे आज हमने एक दो क्वेश्चंस भी करने थे जिसमें वो होना है। तो
मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा इंस्टेंट जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंचा हुआ। अच्छा, एक बात और समझो, सबसे ज्यादा खिंचा होने का मतलब ये नहीं है, आई थिंक आप में से किसी से डिस्कशन में ये बात उठी थी, सबसे ज्यादा खिंचने का मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग अपनी लिमिट के हिसाब से ज्यादा खिंच गया, मतलब स्प्रिंग जो है वो सीधा हो गया। नहीं, उसका मतलब है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से जो स्प्रिंग सबसे ज्यादा खींच सकता था वो वाला स्प्रिंग अभी भी स्प्रिंग ही है। समझ रहे हो? तो हम बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंस्टेंट जब वो जो उसके अंदर इलोंगेशन है वो मैक्सिमम है। आपको खैर यहाँ पे वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ पे काम आसान हो गया था जब ये लिख दिया कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 30। इसका क्या मतलब हुआ? बट एक मिनट, हाउ विल यू टेल कि ये वही इंस्टेंट है कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम है कि नहीं? Efficient 30 minute extension. ये एफ क्या है बच्चों? 200 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर्टेन इंस्टेंट। अच्छा, एक तो उस इंस्टेंट के बारे में पूछी है पहली तीन ऑप्शंस, और डी ऑप्शन इंडिपेंडेंट है। डी ऑप्शन का उस इंस्टेंट से कोई लिंक नहीं है बच्चों, ये बात समझ रहे हो? एबीसी ऑप्शन तो उस इंस्टेंट के लिए है ना, जब वो आपको एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन दी हुई है, मानते हो? और डी ऑप्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है कि भाई आपको ये बताना है कि जिस इंस्टेंट पे स्प्रिंग की एक्सटेंशन मैक्सिमम है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे हमें कहा है कि जो सिस्टम की एक्सेलरेशन है वो 30 है। ये गलत है, क्यों? हाँ, मतलब यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था कि वो एक्सटेंशन मैक्सिमम है या नहीं है उसको तो हम भूल ही जाएं, बट हमें ये पक्का पता चल रहा है कि अगर कॉमन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेम, अगर सेम होगी बच्चों तो वो क्या होगी, कैसे निकालोगे वैल्यू? देखो, दो तरीके हैं, या तो आप कर दो एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू 20 है और के एक्स इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, या फोर्स अपॉन टोटल मास कर दो तो वो 200/30 आएगा। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि ये ऑप्शन तो गलत है, बट स्टिल हमें शायद वो नहीं पता कि मतलब क्या ऐसा जरूरी है कि नहीं है कि जब एक्सटेंशन मैक्सिमम है तब क्या होगा, वो हमें नहीं पता, वो भी आज हम करेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी बात। आगे बच्चों, क्या कह रहे हो? 12th में क्या हो रहा है? आंसर ठीक है। इसमें भी बच्चों एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे होगे आप, मैं बताता हूँ। आपको कहा है कि एक इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे थ्रेड को कट कर दिया, ठीक है, मुझे बताना कि यही किया कि नहीं किया। इस इंस्टेंट पे बच्चों अगर मैं इस बॉल का एफबीडी बनाऊं, इसमें एक आएगी टेंशन टी, एक आएगी फोर्स mg, और ये आएगा एंगल अल्फा, करेक्ट? और कोई फोर्सेस? दोबारा सोचो, और कोई फोर्सेस?
हम्म, नहीं तभी मैंने टेढ़ी दिखाई है स्ट्रिंग, मैंने यही इंस्टेंट को ड्रॉ किया। कहाँ पे? वहां से तो कट कर दिया ना। कौन सी सोर्स? और कौन सी सोर्स? और कोई नहीं है, ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मतलब यहाँ से आपने कट कर दिया तो बचा क्या? एमजी और टेंशन, यही तो है, और क्या आएगा? राइट। अब देखो क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, बताना मुझे। हम में से कुछ लोगों ने तो यहाँ लिया हम में से कुछ लोगों ने तो यहाँ लिया mg का कंपोनेंट। mg का कंपोनेंट क्या बन गया? mg cos अल्फा। तो अगर अगर मान लो मैं ये कंपोनेंट लेता हूं, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, स्ट्रिंग वाली डायरेक्शन, उसमें क्या बन गया? t इक्वल टू mg cos अल्फा, जिसके हिसाब से आंसर बना बी ऑप्शन। राइट। हम में से कुछ लोगों ने किया कि टेंशन का कंपोनेंट ले लिया वर्टिकल, वो बन गया t cos अल्फा। और फिर हमने कह दिया t cos अल्फा इक्वल टू mg, तो उससे उल्टा आ गया। है ना? तो इसलिए हमारा आंसर डी बन रहा है। तो अब बताओ क्या सही है क्या गलत है? बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है। हम्म, ओके। इस डायरेक्शन में मतलब टेंशन एक्सेलरेशन या इधर साइड में हम इक्वल ओके, मतलब सेम बात कह रहे हो आप दोनों। और बच्चों कोई एक्सप्लेनेशन? हम्म, किस डायरेक्शन में? जिससे बी आंसर बन रहा है, ये कह रहे हो? इसमें क्या प्रॉब्लम है? टी कॉस अल्फा इक्वल टू एमजी कर रहे हैं। उस इंस्टेंट पे सो देखो बच्चों, एक बात समझो। आप ये जो एफबीडी बना रहे हो, ये एफबीडी आप इक्विलिब्रियम पे बना रहे हो? नहीं, डेफिनेटली दिस बॉल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये बॉल मूव करेगी, इसमें कोई डाउट? नो। ये बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगी? परपेंडिकुलर। मतलब ये बॉल जो है वो थ्रेड के अलोंग तो मूव कर नहीं सकती, फिर तो थ्रेड टूट जाएगा। तो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मतलब डेफिनेटली बॉल की इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, एंड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगी अलोंग द थ्रेड। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम अलोंग द थ्रेड वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं टी कॉस अल्फा इक्वल टू एमजी, तो उसमें गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट आए, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ता कुछ, जो भी इसका कंपोनेंट बनता, तो हम कहते हैं mg माइनस टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए टी का जो भी कंपोनेंट बने वर्टिकल में, तो वो इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? सी, ये तो बिल्कुल ही गलत रीजनिंग है।
आप एफबीडी तो हमेशा ही एक इंस्टेंट पे बनाते हो, फिर तो हमेशा ही आपके एफबीडी में एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, राइट? तो एफबीडी तो आप एक्सेलरेशन से आपको एकदम ये नहीं पता चलता कि बॉडी मूव किधर को कर रही है। आगे समझ बच्चों? आगे डन। मैट्रिक्स फिफ्थ ओके, तो यहाँ पे बीच वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है और तीनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन है। कैसे सॉल्व किया बच्चों इसको आपने? क्या करोगे आप? मतलब किस केस से स्टार्ट करोगे? सारे पे स्टैटिक मान के, ठीक है? उस पे आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। अगर आप तीनों पे स्टैटिक मानते हो, विच मीन्स कि आप ये मान रहे हो कि तीनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, तो वहां कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, है ना? बोलो भाई। फिर उसके बाद क्या किया? करा है कि नहीं करा क्वेश्चन? तो बताओ क्या किया फिर उसके बाद? फिर आपने कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को स्टैटिक की जगह काइनेटिक माना होगा। कहाँ पे? ग्राउंड वाले को माना। हाँ, वो मतलब डिपेंड करेगा, इट इज नॉट मतलब कोई नेसेसरी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। तो आपको मतलब किसी एक को काइनेटिक मान, मतलब किसी एक को काइनेटिक करके और बाकी दो को स्टैटिक मान के सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, फिर उस पे देखना पड़ेगा कि भाई हाँ, उस पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि नहीं आ रही। किस किस का हो गया था एक क्वेश्चन? ठीक है, यही अप्रोच फॉलो की थी क्या? पहले तीनों स्टैटिक, वहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, फिर किसी एक को काइनेटिक कर दिया, बाकी दो को स्टैटिक किया, और सो ऑन। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है डायरेक्शन? उसमें रिस्क तो होता है हमेशा, एकदम कई बार आइडिया नहीं लगता। कर सकते हो बट कई बार ही गलती लग सकती है उसमें से, इतनी एक बात है मतलब। कुछ चीजें मतलब ऑब्वियसली समझ आती हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे मान लो ये ऑप्शन दिख रही है मुझे, डी ऑप्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक ड्यू टू 5 kg ब्लॉक। बताओ, वो लेफ्ट होगा राइट होगा? क्यों? क्योंकि 3 की तो पक्का ही आगे जाने की टेंडेंसी है ना? तो 5 उसको रोकने की कोशिश ही करेगा, तो 5 उस पर फ्रिक्शन किधर को लगाएगा? लेफ्ट को लगाएगा, है ना? तो इस तरीके से मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो।
और वही बात जो सी ऑप्शन है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू 3 kg ब्लॉक। 3 kg वाला तो पक्का आगे को जा रहा है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि 2 भी उसके साथ ही आ जाए, तो वो उस पर फ्रिक्शन किधर को लगाएगा, राइट को लगाएगा। तो सी और डी तो आप सीधा आंसर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी ऑप्शन पे आ जाए, अब क्योंकि हमने डी का आंसर कर दिया, तो क्या हम बी का आंसर भी कर सकते हैं और नो? हाँ, इसमें एक पंगा यह है कि टोटल 0 भी हो सकती है। हाँ, किसके लिए? म्यू 0.1 है। लिमिट, हाँ 10 है। हाँ, दीज आर समथिंग जो कि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे आप 5 kg ब्लॉक के एफबीडी की बात करो, ठीक है, उस पे एक तो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से लगेगी। क्या आप पक्का बता सकते हो कि ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी इस सिचुएशन में? भाई ग्राउंड तो पक्का रेस्ट पे ही रहेगा, और 5 में अगर कोई टेंडेंसी आएगी मोशन की तो राइट को ही आ सकती है, लेफ्ट को तो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ग्राउंड जो 5 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो किधर को लगाएगा, लेफ्ट को ही लगाएगा, ठीक है। वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम? म्यू एन अगर हम करें तो 0.1 इंटू 100 हो जाएगा, 10 हो सकती है। अब अगर हम एक एक्सट्रीम केस सोचें कि 5 kg पे इसके ऊपर वाले से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी लग सकती है वो कितनी लग सकती है? अगेन म्यू एन करके अगर हम देखें तो एन कितना लग रहा है, 50, तो म्यू एन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भाई 5 kg वाला जो ब्लॉक है उस पे ग्राउंड पीछे को फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है 10, और उस पे आगे को कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है, मैक्सिमम ही 5। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा, वो तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना। बट दीज आर सम थिंग्स जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ आएंगी, ठीक है ना। जो सेफेस्ट मेथड है वो क्या है, वो तो केसेस बना के वैसे करो। क्योंकि ऐसा हो सकता था, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे एकदम से जो हम किस ऑप्शन की बात कर रहे थे, बी ऑप्शन की है ना, वो हम सीधा लेफ्ट राइट में ही आंसर कर देते हैं, हमारे माइंड में ही ना आता कि 0 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, सारा कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूज डिपेंडेंट होता है कि क्या सिचुएशन बन सकती है क्या नहीं बन सकती। आगे बच्चों, किसमें? अच्छा, आप कह रहे हो कि जहाँ पे लेफ्ट राइट है उन्होंने सिर्फ लेफ्ट राइट ही दिया हुआ है, नॉन जीरो नहीं दिया हुआ, आना चाहिए। सेकंड का डी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी बाय टेबल, ये वाला कह रहे हो? ब्लॉक बी क्या है? एल शेप वाला ही होगा, है ना, और तो क्या ही होगा, लिखा है कहीं? अच्छा, यहाँ लिखा है एल शेप ब्लॉक बी। ओके, तो एक बार समझ लो इसको कैसे करोगे आप। यहाँ तो स्मूथ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है 4 और एल शेप के बीच में, बाकी 10 kg लगा हुआ है। क्लियरली जो एक्सेलरेशन 10 kg वाले की नीचे को होगी वही 6 kg वाले की राइट को होगी, इसमें कोई डाउट? क्या वही एक्सेलरेशन 4 kg वाले की भी राइट को होगी, राइट को
4 kg वाले की अगर हम सोचें, 2 एक्सेलरेशन हो सकती हैं, है ना, एक तो नीचे को और एक राइट को, बट राइट वाली तो उसकी वही होनी पड़ेगी जो ब्लॉक की है, इसमें कोई डाउट? तो पहले तो आप सिर्फ इस वाली राइट वाली एक्सेलरेशन को लेते हुए सॉल्व करके उस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? मतलब अभी आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, अभी तो हम एक तरह से सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशंस लगा रहे हैं। उससे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, मतलब आप ऐसे लिखोगे ना बच्चों, इसके लिए लिखोगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इसके लिए एल शेप के लिए लिख दोगे, एल शेप पे कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो टी आएगा और एक 4 kg वाले का नॉर्मल आएगा, तो आप ऐसे लिखोगे टी माइनस एन इज इक्वल टू 6 से, 4 kg वाले पे क्या आएगा, सिर्फ नॉर्मल आएगा, तो आप इसका लिखोगे एन इज इक्वल टू 4a, तो इससे आपका ए निकल आएगा जो कि कितना है, ए आपका आना चाहिए 5 आना चाहिए, राइट? तो उसके हिसाब से कौन कौन से आंसर्स निकले, टेंशन निकल आई, बी का आंसर आ गया, फ्रिक्शन वाला अभी नहीं आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी ये निकल आएगा, है ना, तो सी वाला निकल आया, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी बाय टेबल ये अभी नहीं निकलेगा, तो अभी हमारी ए और डी ऑप्शंस बच गई, ठीक है? अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब अगर हम ब्लॉक बी का एफबीडी बनाए उसमें कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, टेबल से नॉर्मल, एमजी नीचे, फ्रिक्शन किधर को लग रही होगी, ऊपर को, तो अब 2 केसेस बनेंगे, पहले तो आप मानोगे कि स्टैटिक है, ठीक है ना, किस पे, नहीं मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए पे फ्रिक्शन ऊपर, तो अब बच्चों अब यहां से आप देखो एक बार, जब आप ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओगे इसमें क्या कुछ आएगा, 4G अर्थ फ्रेम में ही कर सकते हैं, सूडो का कोई चक्कर, मतलब रिलेटिव में भी जा सकते हो, अर्थ में भी कर सकते हो, ये एन कितना आ गया था अपना, 20 आ गया था, हाँ? वैसे इसकी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बट मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो वाई में ही सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल, और इस पे दिखा देते हैं फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को, ठीक है जी? तो अब आप बिल्कुल स्टैंडर्ड फ्रिक्शन के हिसाब से सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे, स्टैटिक, स्टैटिक के हिसाब से आ गया आपका एफ एस इक्वल टू 40, लेकिन म्यू एन की वैल्यू कितनी बन रही है, 0.5 इंटू 20 10, इसका क्या मतलब, काइनेटिक तो होनी पड़ेगी, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक ना होते हुए काइनेटिक होएगी, म्यू के एन, और ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे को होएगी, एनीवेज हमें ब्लॉक की एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, हमें तो एफ के चाहिए था, तो एफ के कितना आ गया, 10 आ गया, करेक्ट, तो हमें पता चल गया ए ऑप्शन का आंसर आ गया, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? अब जो बचा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी बाय टेबल, अब ब्लॉक बी का एफबीडी कैसा बनेगा बच्चों, और मैं सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो उसका खुद का एमजी, एक ग्राउंड से जो नॉर्मल आएगा एन, और एक जो उस पे फ्रिक्शन नीचे को लग रही है ए के कारण, वो कितनी आ गई 10, तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया वो कितना हो गया 60 + 10 70, सेट ऑल, आगे ऑप्शन एंगल थीटा, एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर दो, टू इंस्टेंट्स व्हेन इट इज सेम हाइट, इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो बहुत आसान है यार, जब हम कह रहे हैं कि ऐसे 2 इंस्टेंट्स जब वो सेम हाइट पे है, तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, आप कुछ सोचो, इन 2 इंस्टेंट्स के बीच में बच्चों
हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u cos थीटा है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, आप ये a से b, हाउ विल यू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? u cos थीटा इनटू t अपॉन टाइम t। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, जो कि क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो सेम होगी। ठीक है ना, तो सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, p r दोनों आएंगे। D option. Rectilinear motion, uniform acceleration, magnitude of displacement is half the distance covered in some interval. Magnitude of final velocity is less than magnitude of initial velocity for this time interval. Then initial velocity and average velocity for this interval are. आपको एक तो सबसे पहले ये कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द डिस्टेंस कवर्ड इन सम टाइम इंटरवल। इससे क्या पता चल रहा है? डेफिनेटली रिटार्डेशन हो रही है, और ये 1D मोशन में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये किस टाइप की मोशन होगी? ये कुछ इस टाइप की मोशन होनी चाहिए। हाँ, कि जब उसने यहां से स्टार्ट किया u, और हमें ये भी पक्का समझ आ रहा है कि u पॉजिटिव होगा, v नेगेटिव होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस टाइम। ठीक है, ये भी आपको बता दिया कि v का मैग्नीट्यूड u से कम है। अब आपको किसको कंपेयर करना है? इनिशियल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? याद करो, मतलब वो यूज भी अगर ना करना हो, सीधा मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? u plus v by 2, isn't it? जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो u plus v by 2 होती है। ये क्यों आया मेरे माइंड में कि यही यूज करें? क्योंकि ऑब्वियसली v दिया हुआ है, कुछ मतलब बताया हुआ है v के बारे में। अब बताओ, ये u plus v by 2 जो है वो u से छोटा होगा या बड़ा होगा? v नेगेटिव है, छोटा ही होगा, तो आगे आंसर। हाँ, ये एक बताया हमने मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन वाइज क्या कह सकते हैं हम? वो सेम ही होंगी। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी भी राइट को है, और एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी राइट को ही हो रही है, तो डायरेक्शन वाइज तो सेम है। आगे इंटीजर का देखो, सेकंड में बच्चों कुछ और कुछ नहीं हो रहा। फोर्सेस आप ध्यान से बनाओ, आपको बस ये माइंड में रखना है, फिगर इसका प्रॉपर बड़ा बनाओ कि जो इस स्फीयर के ऊपर फोर्सेस लगेंगी वो कैसे लगेंगी? इसके नॉर्मल, मतलब इसके सेंटर से पास कर रही होंगी। बस उस बात को यूज करना है, और कुछ भी नहीं है। मतलब बाकी तो सिंपल फोर्स बैलेंस है, थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा हो सकती है, बट कंसेप्ट और कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन, देखो, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। प्लेन से कब ब्रेक होगा वो? जब क्या हो जाएगा? एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम जी हो जाएगा, लिमिटिंग केस। तो एफ क्या है? 80 साइन अल्फा इक्वल टू एम जी। तो इससे आपके पास क्या निकल आया? टाइम निकल आया कि किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मतलब निकालनी है हमें, और या फिर उसका डिस्टेंस निकालना है। अब आप क्या करोगे? एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर दो। एक्स डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी फोर्स पता है कितनी है? एफ कॉस अल्फा, मतलब 80 कॉस अल्फा, और ये वेरिएबल फोर्स है। क्या करोगे? इंटीग्रेट। एफ को आप क्या लिखोगे? एम डी वी बाई डी टी, उससे निकल आएगा। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पहले v निकालोगे, v को दोबारा इंटीग्रेट करोगे, तो उससे s निकल आएगा। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन डाउट है।
अच्छा, इसमें बस 6 में बचा आपको एक assumption माननी है कि जो वाटर फोर्स लगा रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कि जो आपका प्लास्टिक बॉक्स है, मतलब मैं assumption अभी के लिए कह रहा हूँ, बाद में आपको समझ भी आ जाएगा कि वो सेम ही होती है, फर्क नहीं पड़ता जब हम फ्लूइड्स पढ़ लेंगे। तो चाहे वो भरा हुआ है चाहे खाली है, वाटर की फोर्स सेम है, बस ये इतनी बात यूज करोगे तो निकल आए। और कौन सा कह रहे थे 6 7? हम्म, पॉइंट फोर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसमें क्या है, आपको बस कुछ भी नहीं है, सिचुएशन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है कुछ भी नहीं। आप सी का एफबीटी बनाओ, उससे क्या निकल आएगा। इस मंकी की आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, इसके एफबीटी में क्या आएगा, टेंशन आएगा, ऊपर को एमजी आएगा, नीचे को एक्सेलरेशन दी हुई है, तो इससे क्या निकल आएगा, टेंशन निकल आएगी। अब बी का एफबीटी बनाओ, बी में आपको ऊपर टेंशन, नीचे वाली टेंशन आपने निकाल ली, बी की भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो कांस्टेंट, तो उससे बी के लिए निकल आया, सॉल्व हो गया। मतलब जो बी के ऊपर है वो ए के नीचे है, फिर उसके लिए लगा दो, ठीक है। आई थिंक आप शायद इस बात से कंफ्यूज हुए, उस पर लिखा हुआ है कि ट्रीट देम एज सिस्टम। कुछ नहीं, आपने तो ऐसे ही अलग अलग ही करना, ठीक है, नहीं कर सकता। उसके लिए तो वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगेगा। प्रॉपरली लिखो, नीचे से ऊपर आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। आगे, टेन उसके फ्रेम में जाके करो, एलिवेटर फ्रेम में जाके, तो जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लगेगी, मतलब जो एम जी साइन थीटा है वो तो लगेगी लगेगी, उसके अलावा एक नीचे को फोर्स लगेगी एम में, तो उससे आपके पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी अलोंग द इंक्लाइन, फिर उसके ऊपर आपकी वो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। स्यूडो फोर्स किसकी होगी, डिपेंड्स अपॉन कि आप किसके फ्रेम में जा रहे हो, आप तो एलिवेटर के फ्रेम में जा रहे हो। क्यों, आप जिसके फ्रेम में जा रहे हो उसके हिसाब से स्यूडो फोर्स लगाओगे। क्या होती है स्यूडो फोर्स, एम ए, mass of body into acceleration of frame, so you are going into the frame of elevator, although it does not matter आप elevator बोलते हैं या बी बोलते, बट ये नहीं कहोगे कि हाँ दोनों की अलग अलग स्यूडो फोर्स, क्योंकि जो बी की एक्सेलरेशन है वही एलिवेटर की एक्सेलरेशन। तो बी की ये, अच्छा बी मूवेबल है क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द बॉटम ऑफ बी। ओके, अगर मान लो वो मूव कर रहा है तो फिर बेटर तरीका क्या होगा, बी के फ्रेम में ही चले जाओ। मैं मतलब ये कहने लगा था कि एलिवेटर के फ्रेम में जाओ चाहे बी के फ्रेम में भी जाओ, बच्चों आपको पूरा तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी ना, इन द सेंस एक तरीका तो ये है कि आप मान लो बी के फ्रेम में गए, आपने प्रॉपर वो स्यूडो फोर्स लगाई जो हमने सीखी थी, और उसके हिसाब से आपने अलोंग द इंक्लाइन के लिए सॉल्व किया, और आपने अलोंग द इंक्लाइन उसकी डिस्प्लेसमेंट पुट की कितनी,
कितनी होएगी, h बाय साइन थीटा, उसके हिसाब से सॉल्व किया। दूसरा आसान तरीका ये भी तो हो ही सकता था ना कि आप सीधा y डायरेक्शन में लगा दो, उसकी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी है, वो तो h ही होनी है। y डायरेक्शन में तो आपके पास कोई अननोन है ही नहीं। y डायरेक्शन में आप जब फोर्सेस लिख रहे हो कौन कौन सी आएंगी, एक तो mg है और m में नीचे को है, तो और एक नॉर्मल है, नॉर्मल फंसेगा, नॉर्मल तो सीधा नहीं निकल सकता, तो वो पूरा ही करना पड़ेगा। हाँ फिर तो वो करना ही पड़ेगा, मतलब शॉर्टकट नहीं लगेगा फिर तो, मतलब एक ही बात है, चाहे y में करो चाहे अलॉन्ग द इंक्लाइन करो, सॉल्व तो फाइनली आपको दोनों इक्वेशंस करनी ही पड़ेंगी। मतलब एक तो आप b के फ्रेम में जाके सूडो फोर्स लगा के करोगे, और दूसरा b का अलग से FBD बना के वो करो। समझ गए बच्चों? आगे 15th में भी वही सेम कंसेप्ट लगना है कि आप मान रहे हो कि उसके ऊपर जो एयर के कारण फोर्स लग रही है वो सेम है, मतलब मास रिमूव करो चाहे ना करो, ठीक है। 16th वैसे पूछना नहीं चाहिए था, A वर्सेस S ग्राफ दिया हुआ है आपको, नहीं A वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है और डिस्टेंस आपको पूछा है बेसिकली, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करके करना पड़ेगा, पहले तो 0 से 6 और फिर 6 से 12। 6 से 12 तो काम आसान है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएंगी। जो 0 से 6 है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू विल राइट a इन टर्म्स ऑफ t, तो a क्या बन गया आपका, हाँ तो a बन गया आपका 5/60। तो आप पहले इसको dv/dt लिख के v निकालोगे, फिर v को ds/dt लिख के उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर ऐसा आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए, फिर सेकंड पार्ट के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने के लिए जो u चाहिए वो यही फर्स्ट पार्ट के v से आएगा, हाँ आगे अच्छा ये लिखा नहीं हुआ, ये 53 आना चाहिए, ठीक है। डन बच्चों, प्लीज सॉल्व दिस अगेन, ठीक है, तभी थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी बनेगी, फर्स्ट टाइम में नहीं ऐसे आएगा समझ। करेंगे डोंट वरी। हम इस क्वेश्चन पे थे बच्चों लास्ट टाइम, इसका क्या तरीका था, इसमें क्या करना था कि आपको ये दिख रहा था कि बाद में जो नई सिचुएशन बनी उसमें क्या हो गया, आपके पास एक तरह से एक नया ब्लॉक बन गया जिसका मास 5m/2 हो गया, राइट साइड वाला 5m/2 नहीं 9m/2, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है वो मास m का ही है, और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्यों, राइट साइड वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड वाले को खींचेगा, करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम ये थी, क्या मैं इन दोनों को सिस्टम मान के बच्चों मोमेंटम कंजर्व कर सकता था, क्यों, एक्सटर्नल इंपल्स आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूं तो मैं कर सकता था, क्यों, क्योंकि फिर तो जो इंपल्स थी वो इंटरनली होगी, सिस्टम के ऊपर बाहर से तो कोई इंपल्स नहीं लग रही, तो मैंने सीधा इक्वेशन क्या बनाई,
mv/2 इज इक्वल टू जो बाद में जितना बना टोटल मास इनटू v। और वो भी मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे दिख गया था इस सिचुएशन में कि v तो सेम ही हो रहा है। आई बात समझ? क्लियर हो गया सबको? ओके ओके, ये क्वेश्चन बच्चों नोट करो, ये घर पे करना है। ये इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चों? ठीक है, ये नोट कर लो, ये अभी नहीं करना, घर पे करना आराम से। सिचुएशन क्लियर हो गई सबको? क्या होगा? इस पे एकदम से झटका लगेगा, उस कारण से ये ऊपर जाएगा। तो आपको बताना है कि ये कितना ऊपर जाएगा। ये आप सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा। ठीक है, नोटेड। ओके, ये क्वेश्चन नोट करो बच्चों। और एक मिनट फिगर बना लो, फिर मैं वो नोट करवाता हूँ। बच्चों ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, इसको आपने क्वार्टर सर्कल मानना है, और नीचे फ्लोर स्मूथ है। तो बच्चों जैसे मतलब हम छोड़ेंगे स्मॉल एम को तो क्या होगा, वो इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, और कैपिटल एम के साथ क्या होगा, वो मतलब लेफ्ट को जाएगा। समझ आता है? फिगर बना लिया सबने? ये नोट करो।
हाँ ये अभी सॉल्व करो।
फर्स्ट पार्ट हुआ तो आपने रूट ऑफ -10 को -10 सही क्या है बताओ बच्चे बच्चे है एडिट दिखाऊं करा फर्स्ट पार्ट तो आराम से करना चाहिए इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड इसके आगे क्वेश्चन ध्यान से सोचो काम प्रोजेक्ट तो चलो थोड़ा सा बोल देता हूँ मतलब अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना इसमें कुछ भी यूज हो सकता है फोर्स काइनेमेटिक्स एनर्जी मोमेंटम है ना तो आपको सोचना पड़ेगा टूल यूज किया जाए गुड तो बच्चों कल ना नीट का पेपर था आपका आइडिया होगा तो ऑल्दो इट डजंट कंसर्न यू डायरेक्टली बट
तो मैं आपसे थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ कि नीट का पेपर ना पिछले 2 साल से, मतलब 18 और 19 और 20 में बहुत इजी आना शुरू हो गया ऑल ऑफ अ सडन, कि केमिस्ट्री बायो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स भी बहुत ज्यादा सिंपल आनी शुरू हो गई, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, कि XI0 लेवल आप कह लो, उससे भी आसान क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब मैं हमेशा ऐसे कहता कि ऐसे क्वेश्चंस मैं कराता ही नहीं, मतलब उतने आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि भाई थिंग्स लाइक कि बॉडी हैज मास दिस मच, वेलोसिटी दिस मच, फाइंड इट्स मोमेंटम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले 2 साल से। तो हर किसी ने ये हैबिट मतलब मान लिया भी पेपर तो वैसे ही आता है, आसान आता है। ठीक है, तो मतलब मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ कि जैसे अभी जिन बच्चों के टेस्ट सीरीज चल रही थी और जो भी इनके पहले टेस्ट होते थे, डाउट्स होते थे, तो कई पेरेंट्स ने ना आके मतलब सॉर्ट ऑफ मेरे से लड़े कि भाई जब इतना आसान पेपर आ रहा है तो आप क्यों टफ डाली जा रहे हो, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट में, फिर बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं और आप पेपर आसान ही नहीं कर रहे। मतलब सम पेरेंट्स इवन डिड दिस कि भाई चलो ये iQuest वाला मटेरियल छोड़ दो, कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट का मटेरियल करते हैं वो आसान है, कि पेपर तब ऐसा ही आता है। या टेस्ट सीरीज दूसरी शुरू करवा दी कि यहाँ तो नंबर नहीं आएंगे, वो वाली टेस्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे नंबर आएंगे। ठीक है, और फिर वही वर्स्ट हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था, फिजिक्स टफ आ गया। ठीक है, तो अब उससे क्या हुआ कि जिन लोगों ने उस लेवल की प्रिपरेशन करी ही नहीं थी, ठीक है, वो मारे गए कंप्लीटली। बिकॉज फिजिक्स इज नॉट समथिंग जो आप ऑन द स्पॉट सोच के कर सकते हो। मतलब अगर आपने स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो जिस तरीके से करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस टाइम पे थोड़ा उसको मतलब सोच के या करके कर लो, कि टाइम ही नहीं है। 1 घंटा है, 50 क्वेश्चन है, उसमें भी अगर टफ आ गया तो अब आप डिराइव करने से तो रहे कि हाँ जी हम सोच लेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो अगर आपको ऑन द स्पॉट वो चीज आती होगी तभी होगी। ठीक है, तो जिन्होंने तो थोड़ी सी टफ झेल ली थी एंड तक, उनका तो बहुत अच्छा हो गया पेपर। तो इनफैक्ट मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाईएस्ट स्कोर जो होगा, मतलब वो 2 बच्चों का 705 के आसपास एक्सपेक्टेड है 720 में से। ठीक है, बट जिन्होंने भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो सबकी एक जैसी है। मतलब मैं अभी मतलब जैसे जब मैं बीच में गया था फोन पे बात करने, वो भी किसी बच्चे का ही फोन था, तो जिसके 600 नंबर है और जिसके 700 नंबर है, सब केमिस्ट्री बायो में यही कह रहे हैं कि हाँ जी सारी आती थी सर। मतलब वो 1 या 2 क्वेश्चंस का ही फर्क है, सारा डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो फिजिक्स में जाके हुआ, और ये हमेशा होता है। ठीक है, तो मैं मतलब ना एक बात हमेशा जो मतलब मानता हूँ, और वो है क्या होता है, हम जो चलते हैं ना हमेशा, हम प्रीवियस ईयर को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। मतलब हम उसको ऐसे मानते हैं कि बस हम जब क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं ना, बहुत बार प्रीवियस ईयर देखते हैं हम और वो हमसे हो जाए तो हमें लगता है कि हाँ बस तो पूरे तैयार हैं, हमारा तो अच्छा ही होगा। बट मैं तो कहता हूँ उल्टा है, जो प्रीवियस ईयर में आ गया ना वो दोबारा तो आता ही नहीं। ठीक है, आपको तो राधा ये सोचना चाहिए कि ले ये तो आसान कंसेप्ट था, इसका तो पूछ लिया, दोबारा नहीं पूछेंगे तो हमारे लिए और कुछ मुश्किल पूछेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स है ना बच्चों, ये बहुत ही रैंडमली डिजाइन होते हैं एवरी ईयर। 1 साल पेपर कैसा हुआ है इसका कंप्लीटली कोई लिंक नहीं है विद अगले साल पेपर कैसा हो। ठीक है, मतलब इट इज एज गुड एज मैं पेपर बना रहा हूँ वर्सेस कोई टीचर XYZ पेपर बना रहा है। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि उस दिन उसका क्या मूड है। ठीक है, उसको खुद को कितना आता है, उसके सामने कौन सी 2 बुक्स पढ़ी जिससे उसने पेपर बनाना। ठीक है, और कोई थॉट प्रोसेस नहीं जाता ये नीट में और जेई मेंस में कि भाई हाँ कि पेपर टफ बनाना है, इजी बनाना है, पेपर किस चैप्टर से बनाना है, किस फॉर्मूला पे बनाना है, कुछ नहीं। ठीक है, ये मन की तसल्लियां हैं। आप यूट्यूब खोलोगे, इंटरनेट खोलोगे, नीट एनालिसिस भरा पड़ा है। मतलब कि हर कोई अपनी तरफ से अपने व्यूज के लिए बताना चाह रहा है कि हाँ जी पेपर इसके बेसिस पे ऐसा आएगा ऐसा आएगा। कुछ नहीं, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग गोज फॉर योर जेई मेंस। मतलब अगर मैं इस साल के जेई मेंस की बात करूं तो नीट से इजी था। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन थे उसमें, बट अगेन इट इज नो इंडिकेटिव एट ऑल, बल्कि मैं तो कहूंगा उल्टा है
कि उन्होंने अपने पूल में इजी क्वेश्चंस डाल दिए, अब पता नहीं तुम्हारे टाइम तक हो सकता है वो इजी बचे ही ना हो कि वो कुछ टफ डाल दें। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशंस। हम कभी भी 1-2 साल के ट्रेंड के बेसिस पर नहीं जज कर सकते और कह सकते कि हाँ जी पेपर ऐसा ही आएगा। ठीक है, फिर जैसे बहुत लोगों ने ना खुद से ही दिमाग लगा लिया कि जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी था इस बार, जैसे नीट में होता है ना कि सॉरी जेईई मेंस में भी इस साल हुआ था बच्चों कि जैसे आपके तो जो टेस्ट होते हैं 20+5 होते हैं, जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा था कि 20+10 थे न्यूमेरिक और 10 में से आपको 5 करने थे। तो नीट में भी ऐसा था कि 40+10 कर दिए थे जिसमें से आपको नहीं सॉरी 35 टोटल 45 करने होते हैं उसमें, तो 35+20 कर दिए थे उन्होंने और 20 में से कहा था कि 15 करने। तो अगेन बहुत लोगों ने ना ये खुद से बना लिया कि जो कुछ सिलेबस बीच में कटा था या कुछ था कि भाई उसी से आएगा सेक्शन बी में, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगेन वही पॉइंट था कि कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि सेक्शन ए में क्या डालना है, बी में क्या डालना है, उन्होंने तो टोटल 50 पूरे करने थे, वो कर दिए। इनफैक्ट और जो सबसे मतलब सरप्राइजिंग बात थी, मतलब अभी तक जो वेटेज रहती थी, मतलब मैं लेवल तो कभी भी नहीं मानता था कि हाँ सेम रहता है, एटलीस्ट वेटेज जो होती थी चैप्टर वाइज वो ब्रॉडली सेम रहती थी नीट में। इस साल उन्होंने मतलब यू विल नॉट बिलीव कि 50 क्वेश्चंस में पहले अभी तक अगर मैं आज से पहले तक कोई मेरे से पूछता तो मैं हमेशा ऐसे कहता था कि नियरली इक्वल आता है, ठीक है, और आता भी था। इस साल ऐसा था 50 में से 14 क्वेश्चंस ऑफ 11th एंड 36 क्वेश्चंस ऑफ 12th, इतना ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो वो उनके लिए कोई क्राइटेरिया होता भी नहीं। ठीक है, उन्होंने तो क्वेश्चंस पूरे करने हैं वो कर देते हैं, कोई कुछ वो है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कुछ भी अजम्पशंस लेके मत चलो, ये सिंपल सी बात है। चलो करो बच्चों। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना था बता दूं या भी ट्राई करो? चलो टेक 2 मिनट्स में।
हाँ बच्चों देखो क्या करना था इस क्वेश्चन में। लेट्स विजुअलाइज द सिचुएशन फर्स्ट। क्या होगा यहाँ पे, जैसे से स्मॉल एम नीचे आ रहा होगा, कैपिटल एम को क्या होगा, लेफ्ट को जाएगा। ये बात तो की हमने। हम बात कर रहे थे उस इंस्टेंट की जब बिल्कुल नीचे आ गया स्मॉल एम, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा बच्चों, स्मॉल एम की वेलोसिटी किधर को होगी, राइट को, कैपिटल एम की लेफ्ट को, ठीक है। हमें मतलब सिचुएशन देख के ये तो आइडिया लग गया था कि एनर्जी तो लगेगी, है ना, क्लियरली हाइट चेंज हो रही है। बट एनर्जी कंजर्वेशन आप लोगों ने गलत लगा दी, मतलब काफियों ने। मतलब आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो तो mgr आ रहा है, ठीक है, वो तो लिख लिया। पंगा था काइनेटिक एनर्जी लिखने का। आप में से कुछ लोगों ने, जो मैंने आंसर देखे, कईयों ने तो सीधा ही सिर्फ हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर लिख दिया, कैपिटल एम को कंसिडर ही नहीं किया। कईयों ने क्या किया, दोनों की स्पीड सेम मान ली, स्मॉल एम और कैपिटल एम। एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? नहीं। तो मतलब क्लियरली कुछ ना कुछ और तो चाहिए। हमारे पास दो अननोन है, दोनों की वेलोसिटीज, राइट। और एक इक्वेशन तो एनर्जी से आ गई, एटलीस्ट एक और इक्वेशन चाहिए हमें, ठीक है। और क्या सोच सकते थे, मोमेंटम। ये जो स्मॉल एम कैपिटल एम का सिस्टम है, क्या इसके ऊपर बच्चों कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या कोई एक्सटर्नल इंपल्स लग रही है? नहीं लग रही। किस डायरेक्शन में नहीं लग रही, एक्स में, है ना। एक्स में तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते थे, हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। फाइनली भी जीरो होना चाहिए। तो दो कंडीशंस बनती हैं हमारे पास, पहले भी हमने लगाई थी, मोमेंटम एंड एनर्जी, बट इन अ डिफरेंट वे। तो ये आपका बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। देखो पहले तो एक्स मोमेंटम कर दिया, तो कर दिया उससे एक इक्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, बट वी शुड स्टिल एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड कि हम क्यों कर पा रहे थे, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन, उसका क्या होगा, उसका तो जीरो हो जाएगा। क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। व्हाट अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लग रहा है, हाँ, तो उसमें क्या होगा कि जितना स्मॉल एम पे वर्क डन होगा उतना ही कैपिटल एम पे हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, उन दोनों का नेट जीरो। तो इसलिए एनर्जी कंजर्व आप कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज, नॉर्मल का वर्क डन मैं भी समझा रहा हूँ। हाँ, मैं मोमेंटम तो सबको क्लियर हो गया, है ना। एनर्जी वाली चीज एक बार दोबारा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हम क्यों कंजर्व कर पा रहे हैं।
ये मोमेंटम तक लिख लिया सबने? भाई एनर्जी के लिए हमें सारी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस चेक करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ये जो हमारा स्मॉल एम और कैपिटल एम का सिस्टम है, एक तो ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है और एक उनके आपस का नॉर्मल है। जो ग्राउंड से नॉर्मल है उसका वर्क डन तो जीरो है। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। अब बात बची आपस के नॉर्मल की, है ना? जो नॉर्मल स्मॉल एम पे आगे को या ऐसे टेढ़ा लग रहा होगा और कैपिटल एम पे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लग रहा हो, उसका वर्क डन बचा हम कैसे समझ सकते हैं कि जीरो बनेगा? आप याद करो, हमने एक क्या ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, स्मॉल एम कैपिटल एम? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कांटेक्ट कंस्ट्रेंट। वो कंसेप्ट क्या कहता था? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग नॉर्मल सेम होता है, ठीक है? या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल सेम होती है, ठीक है? वेलोसिटी कह दो, एक्सेलरेशन कह दो, डजंट मैटर। अगर नॉर्मल के अलोंग, ठीक है, अगर मैं बच्चों कोई भी एक इंस्टेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, इस इंस्टेंट पे इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और जो आपका वेज है उस पे उल्टा लग रहा होगा नॉर्मल। और हमें हमारे कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से ये पता है कि अलोंग द नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो सेम है, चाहे लेफ्ट को है चाहे राइट को है, वो सेम होनी चाहिए, है ना? तो इससे क्या आ जाएगा? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, देखो एक पे नॉर्मल नीचे को लग रहा है, एक पे नॉर्मल ऊपर को लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो दोनों की सेम डीएसई होगी। क्यों? कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट कहता है कि अलोंग द नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। तो ये नीचे वाले नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या हुआ? एनडीएस पॉजिटिव। ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या हुआ? माइनस एनडीएस। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? जीरो। ठीक है, जिन्होंने आंसर निकाला भी था ऑब्वियसली उन्होंने इतना कुछ नहीं सोचा, बस सीधा लगा दिया एनर्जी, राइट? स्यूडो फोर्स का क्या होगा? फिर स्यूडो फोर्स का भी वर्क डन लो। अगर वेज के फ्रेम में जीरो है, दैट डज नॉट मीन कि दूसरे फ्रेम में भी जीरो ही होगा। वर्क डन तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। ये क्या? किसका? क्या ये समझ आया बच्चों? ठीक है, तो अगर हम ऐसे सोचें तो हम सीधा नहीं बता सकते थे, है ना? अगर हम इंडिविजुअली देखते तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अलग अलग लग रहा है और ये लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है? तो हम हर इंस्टेंट पे, मतलब हम ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते थे कि नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा। एक आपको ख्याल होगा, पहले भी बात हुई थी ना कि नॉर्मल कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है? तो इग्नोर दैट, ये पार्ट कुछ नहीं है। तो ये वो चीज है कि जो वर्क डन है वो जीरो होगा। और इस बात को बच्चों आप आगे के लिए
मतलब याद भी कर लो, ये सीधा ही लगा दिया करेंगे हम कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो उनके आपस का जो नॉर्मल होता है उसका वर्क डन 0 ही होता है। तो चलो, मतलब अगर मैं ना बताता तो भी काम चल जाता है, बट नहीं, वो तो रिलेटिव डायरेक्शन में है, अर्थ फ्रेम में नहीं है। तो ये आपकी एनर्जी की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये आ गए दो अननोन्स, दो इक्वेशंस आ गई, एक एनर्जी और एक मोमेंटम। चलो ठीक है बच्चों, इसका बी पार्ट ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूँ, बी पार्ट में भी कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट यूज होगा, ठीक है। लगा सकते हैं किस पे, फिर उस पर तो नॉर्मल का वर्क डन आ जाएगा, उस पर थोड़ी 0 होगा। हो गया क्लियर बच्चों? ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस ही भेजूंगा बच्चों, वो अभी आपने घर से ट्राई करके आना है। चलो।